शुरुआत में इनके पास वहाँ का एक आदमी रहता है जो इनका मालिक होता है, और वो मालिक इनसे अपने घर के काम भी करवाता है और यौन शोषण भी करता है। ये इतने बड़े लेवल पर क्या जा रहे हैं कि इनकी संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है और इनके इस बिजनेस को कोई रोकने वाला नहीं। I cannot advise anybody to work in the Middle East. This is a growing problem. एक बार आप सोच कर देखो, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ लाखों किलोमीटर तक बस रेगिस्तान ही है। एक ऐसा रेगिस्तान जहाँ ना तो पेड़, ना पानी और ना ही आपके देश के लोग हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आपको यहाँ पर धोखे से लाया गया है और यहाँ से आपका घर करोड़ों किलोमीटर दूर है। आपको 24 घंटे में सिर्फ एक टाइम खाना मिलता है, वो भी सड़ा हुआ। एक दिन एजेंट आकर आपको कहता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे लिए काम करना होगा। काम के बदले और काम मिलेगा और पैसों की कोई बात नहीं होगी। कैसी रहेगी ऐसी जिंदगी? जाहिर सी बात है, ऐसी जिंदगी जीना कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन आपको बता दूं, आज के टाइम पर करोड़ों लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। आपने सऊदी अरब का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही देश जहाँ पर ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाका है। ये देश मशहूर इसलिए भी है क्योंकि इस देश में ऑयल बहुत ज़्यादा बनता है। ऑयल के साथ साथ यहाँ के लोग एक और बिजनेस करते हैं, लोगों की तस्करी का बिजनेस। इस बिजनेस में ये लोग किसी को भी ले सकते हैं। पिछले 20 सालों में इन्होंने करीब 20 लाख इंडियंस को लिया है। इंडिया के साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना सब लोगों की तस्करी करते हैं। महिलाओं और लड़कियों को तो छोड़ो, ये 5 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ते। तो आइए जानते हैं इस देश की और यहाँ के लोगों की हकीकत को। सऊदी अरब भारत के वेस्ट साइड में है और यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। सऊदी अरब के वेस्ट में लाल सागर है, लाल सागर के उस पार इजिप्ट है। हाँ, वो इजिप्ट जो गिजा के पिरामिड के लिए फेमस है। सऊदी अरब के साउथ में ओमन और यमन है और इन दो देशों के उस पार हिंद महासागर है। और सऊदी अरब के नॉर्थ में देखें तो इराक और जॉर्डन नजर आता है। और अगर हम लास्ट में ईस्ट में देखें तो फारस की खाड़ी और कुवैत नजर आता है। कुल मिलाकर हम देखें तो सऊदी अरब के आसपास बड़े देश भी हैं और बड़े बड़े महासागर भी हैं। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में इस्लामी पैगंबर मोहम्मद ने अरब की जनता को एकजुट करके सिंगल इस्लामिक रिलीजियस की शुरुआत की। इनकी मौत के बाद इनके साथियों ने और बाकी के शासकों ने बहुत बड़े युद्ध लड़े। ये युद्ध लड़ते गए और जीते गए, जिसके कारण इन्होंने आज के पाकिस्तान तक कब्जा कर लिया था। उस टाइम सऊदी अरब 4 बड़ी जगहों में बटा हुआ था, हिजाज, नजद, अल हासा और असीर। और इन्हीं 4 जगहों से मिलकर बना सऊदी अरब। अभी हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे कि इनको किसने कैसे और क्यों बनाया है, इसकी बात हम किसी अलग वीडियो में करेंगे। अभी हम अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं कि क्या सच में सऊदी अरब में लोगों को गुलाम बनाया जाता है? आइए जानते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में लोगों को गुलाम बनाया जाता है। गुलाम बनाने के लिए ना तो किसी का धर्म देखते हैं, ना देश देखते हैं और ना ही उसकी उम्र देखते हैं। सऊदी अरब में लोगों की तस्करी का बिजनेस पिछले सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है। सऊदी अरब के साथ साथ इसके पास वाले देशों ने भी ये कारोबार स्टार्ट कर दिया है। पहले ये जानते हैं कि तस्करी कहते किसे हैं। ये एक गिरे हुए लोगों का बहुत ही घटिया बिजनेस है जिनसे उनको करोड़ों का फायदा होता है। इस बिजनेस में ये लोग दूसरे लोगों को बुलाकर झूठे वादों में फंसाकर और किडनैप करके उनको गुलाम बनाते हैं। बाद में ये लोग गुलाम लोगों को धमकी देकर अपनी पावर की बदौलत उनसे अपने फायदे के लिए वो काम करवाते हैं जो गुलाम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे हम इसको डिटेल में जानेंगे। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ये वीडियो में आगे बहुत काम आएगा। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का जन्म करीब 517 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हाँ, वही मक्का जहाँ आज भी मुस्लिम धर्म के लोग हज की यात्रा करके जाते हैं, सऊदी अरब। इन्होंने यहाँ मक्का में कई सालों तक अपने धर्म के उपदेश दिए। 632 में इनकी मौत के बाद अबू बकर वहाँ के मुस्लिम धर्म के नए नेता बने, यानी पहले खलीफा। अबू बकर ने भी अपने शासनकाल में बहुत से युद्ध लड़े। 632 में अबू बकर की भी मौत हो जाती है। अबू बकर की मौत के बाद 3 और खलीफा बने। अबू बकर को मिलाकर देखे तो उस टाइम टोटल 4 खलीफा बने थे। और जिस टाइम इन खलीफाओं का टाइम चल रहा था, यानी जब ये शासन कर रहे थे, उसे रशीदुन खलीफा कहा जाता है। इस टाइम के अंदर इन चारों खलीफाओं ने सऊदी अरब के साथ साथ आसपास के देशों में भी अपना शासन चलाना शुरू कर दिया था। इतिहास में इन खलीफाओं का टाइम तो चल ही रहा था, लेकिन साथ में उस टाइम एक और बड़ी घटना घट रही थी। और वो घटना ये थी कि उस टाइम इराक और रोमन के बीच में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। कई सालों तक ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा। दोनों ही साम्राज्यों ने लालच के आड़ में बहुत ही खतरनाक युद्ध लड़े। दोनों ही साम्राज्यों की सेना बॉर्डर पार करके आती और गाँव, कस्बों और किलों को लूटा जाता था। लेकिन इस वॉर में बॉर्डर पर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो जहाँ पर था वो वहीं पर रहा। धीरे धीरे दोनों साम्राज्यों के बीच में ऐसे युद्ध चलता रहा और टाइम गुजरते गुजरते इनकी सेना भी कमज़ोर होती गई। और इन दोनों साम्राज्यों की कमजोरी का फायदा उठाया अरब की उन चारों खलीफाओं की सेना ने, यानी रशीदुन खलीफा की सेना ने। अरब के इन खलीफाओं ने इराक और रोमन की कमजोर सेना को हराकर वहाँ पर जीत हासिल की। युद्ध जीतने के बाद भी ये लोग वहाँ की जनता को नहीं छोड़ते थे। ये वहाँ की जनता को गुलाम बना देते थे, खासकर नॉन मुस्लिम्स को।
बाद में इन खलीफाओं ने गुलाम लोगों का व्यापार भी शुरू कर दिया। यानी अगर कोई शासक पैसे नहीं दे पाता था तो वो पैसों की जगह इन गुलाम लोगों को बेच देता था। धीरे धीरे ये कारोबार ऐसे चलते गया और बाद में इन खलीफाओं की सेना ने एक साम्राज्य बनाया। ये साम्राज्य उस टाइम फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र और फारस तक फैला हुआ था। यानी इतना बड़ा ये साम्राज्य था। ये अरब में लोगों को गुलाम बनाने का कारोबार पैगंबर मोहम्मद के टाइम से शुरू हुआ था, लेकिन ये उस टाइम अपनी शर्म सीमा पर नहीं था। ये बहुत छोटे लेवल पर होता था उस टाइम। ये कारोबार अपनी शर्म सीमा पर तब आया जब सारा कारोबार उन 4 खलीफाओं ने संभाला। आपने जजिया कर का नाम तो सुना ही होगा। इसकी भी इसी टाइम शुरुआत हुई थी। इतिहास को भूलकर अगर हम आज की बात करें तो आज भी सऊदी अरब की हरकतें वैसी की वैसी है। यहाँ तक कि यहाँ पर लोगों की तस्करी में हर साल बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी यहाँ पर लोगों की तस्करी में थोड़ा बदलाव हुआ है। पहले ये काम सिर्फ सऊदी अरब करता था, लेकिन आज के टाइम पर सऊदी अरब के साथ साथ इराक, ईरान, सीरिया, कुवैत, कतर, साइप्रस, जॉर्डन, यूएई और इजराइल भी कर रहा है। यानी ऑलमोस्ट ये काम अरब प्रायद्वीप के सभी देश कर रहे हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखो, इसमें बताया गया है कि इन देशों में हर 1000 लोगों में से 100 लोग गुलाम होते हैं। यानी को उनके देश से बुलाकर झूठे वादों में फंसाकर तस्करी करके यहाँ पर लाया गया है। सऊदी अरब तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लोगों की तस्करी करने वाला देश बन चुका है। ये देश लोगों की तस्करी करके उनको उनकी एबिलिटी के हिसाब से काम देते हैं, जेंडर के बेसिस पर काम देते हैं और उनके शरीर के रंग को देकर काम देते हैं। इनकी ये तस्करी 3 कामों में बटी हुई है। पहली है श्रम तस्करी। इसमें होता ये है कि इसमें लोगों को मजदूरी करनी होती है, जैसे फैक्ट्रीज में काम करना हो गया, किसी के घर या दुकान में काम करना हो गया, भीड़ बकरियाँ सराहना हो गया या भीख मांगना हो गया। इस तस्करी में ये काम ज़्यादातर आदमियों को दिया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें महिलाओं को नहीं लिया जाता। इसमें लेडीज़ को भी लिया जाता है, लेकिन उनकी बॉडी के कलर के बेसिस पर। बताया जाता है कि इन देशों में आज भी हर दिन लाखों लोगों की तस्करी की जा रही है। 2023 की इस रिपोर्ट ने बताया कि 2021 में यूएई में गुलाम लोगों की संख्या करीब 1 लाख के पार थी। आज तो ये नंबर और भी ज़्यादा है और ये नंबर हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये देश आज के टाइम पर इतनी गिरी हुई सोच के हो गए हैं कि ये ऐसे काम करवाने के लिए छोटी उम्र के बच्चों को भी नहीं छोड़ते। हालांकि इन देशों में भी छोटी उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं, इसके लिए कानून भी है, लेकिन कानून को मानता ही कौन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये लोग इन देशों में ऐसी हालत में रहते हैं तो कोई इनकी हेल्प क्यों नहीं करता, और आखिर ये लोग वहाँ पर जाते ही क्यों हैं, इनको वहाँ पर लेकर कौन जाता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको थोड़ी देर में मिलने वाले हैं, तो थोड़ा सा वेट कर दो। इनकी तस्करी 3 कामों में बटी हुई है। पहले की तो हमने बात कर ली, अब बारी है दूसरी की। श्रम तस्करी के बाद ये लोग लोगों को यौन तस्करी के लिए भी गुलाम बनाते हैं। इन देशों में पहले के मुकाबले आज के टाइम पर यौन तस्करी की संख्या 600 गुना बढ़ चुकी है। इस तस्करी में ज़्यादातर शिकार होती हैं महिलाएं। शुरुआत में इनके पास वहाँ का एक आदमी रहता है जो इनका मालिक होता है, और वो मालिक इनसे अपने घर के काम भी करवाता है और यौन शोषण भी करता है, और फिर वो मालिक इनको दूसरे मालिक को बेच देता है। एक कुवैत के तस्कर ने बताया कि इन देशों के मालिक लोग सिर्फ एक कॉल से किसी को भी बेच सकते हैं और किसी को भी खरीद सकते हैं, और गुलाम लोगों की लागत उनकी कंट्री के हिसाब से अलग अलग होती है। अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी तस्करी की, जिसका नाम जबरन विवाह है। इन तस्करी वाले देशों में जितने भी गुलाम लोग हैं उनमें से 48% गुलाम लोगों को जबरन शादी के लिए लाया गया है। अनुमान लगाए गए हैं कि जिनको यहाँ पर जबरन शादी के लिए लाया गया है उनमें से हर 10 लोगों में से 7 तो महिलाओं की शादियाँ होती है और बाकी बस 4 लड़कों की शादियाँ होती है। यानी पुरुषों की तुलना में यहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा जबरन शादी का शिकार होना पड़ता है। और यहाँ पर जिन लड़कों की जबरन शादी होती है उनको लड़की के परिवार के लिए यानी अपने ससुराल के लिए पूरी उम्र काम करना पड़ता है। कभी कभी तो इनको मजदूरी करने के लिए भी भेज दिया जाता है। अब सवाल ये है कि ये लोग आखिर गुलाम लोगों को यहाँ पर लाते कैसे हैं, इसके पीछे का प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये गुलाम लोगों को लाने के लिए कहीं नहीं जाते हैं, बल्कि गुलाम लोग खुद इनके पास आते हैं। हाँ, आपने सही सुना, आधे लोगों को तो ये किडनैप करते हैं। इसकी बात आगे करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए यहाँ पर क्यों आते हैं। इन देशों में जो दूसरे लोगों को गुलाम बना कर रखते हैं वे खुद को एजेंट कहते हैं। ये एजेंट लोग ज़्यादातर गरीब लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ये एजेंट गरीब लोगों से झूठे वादे करते हैं और कहते हैं कि हम आपके परिवार से एक मेंबर को अपने देश लेकर जाएंगे, जहाँ पर उसकी मंथली सैलरी लाखों में होगी और आना जाना उनके लिए फ्री। और ऐसे वादे करके ये लोग दूसरे लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और अपने देश ले जाते हैं। कभी कभी एजेंट ये काम अपने दूसरे साथियों को भी सौंप देता है, और इनके ये साथी हर देश में अलग अलग होते हैं। जैसे इंडिया में कोई इंडियन हो गया, पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान का रहने वाला हो गया, बांग्लादेश में कोई बांग्लादेशी हो गया। ऐसे झूठे वादों में फंसकर जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले ये एजेंट उनके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स छीन लेता है, जिनसे वो वापस ना जा पाए। यहाँ की पुलिस भी इन एजेंट्स के साथ होती है, इसकी बात भी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद ये एजेंट उनको सुनसान इलाकों में ले जाते हैं, जहाँ लाखों किलोमीटर तक बस रेगिस्तान ही है। इन रेगिस्तानों में दूसरे एजेंट भी होते हैं जो और दूसरे लोगों को गुलाम बना कर रखते हैं। यहाँ पर लाए गए गुलाम लोगों को 2 काम दिए जाते हैं। पहला, भेड़ बकरियों की रखवाली करना, और दूसरा, ऊँटों की रेस में भाग लेना। ऊँटों की दौड़ करवाने के लिए ये ज़्यादातर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छोटे बच्चों को लाते हैं। यहाँ पर रहने वाले गुलाम लोग अपना दिन कुछ ऐसे गुजारते हैं। सबसे पहले वो सुबह को जल्दी उठते हैं
और भेड़ बकरियों की देखभाल करके रेगिस्तान के दूसरे इलाकों में चले जाते हैं ऊँटों को घुमाने के लिए। ये सुबह के 4 बजे से दोपहर के 11 बजे तक वहाँ पर ऊँटों के साथ रहते हैं। फिर वापस आकर 2 घंटे तक ये उन्हें खाना देते हैं, उनकी सफाई करते हैं, बाद में आराम करवाते हैं। एजेंट यहाँ पर रहने वाले लोगों को सही से खाना भी नहीं देते हैं और जब कोई इनका विरोध करता है तो ये उसे मारकर वहीं दफना देते हैं। एजेंट कहता है कि जो तुम यहाँ पर आए हो उसका किराया चुकाना होगा और जो तुम यहाँ पर रह रहे हो उसका खर्चा देना होगा। ऐसी हालत में वहाँ पर काम करने वाले लोग अपनी आज़ादी की उम्मीद को खो देते हैं और सारी उम्र वहीं पर काम करते हैं और वहीं पर मर भी जाते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो वहाँ पर गुलाम लोग हैं वो भाग कर यहाँ पर क्यों नहीं आ जाते। तो आपको बता दूं कि इसके पीछे भी 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये गुलाम लोग चाहकर भी वहाँ से वापस नहीं आ सकते क्योंकि ये रेगिस्तान है ही इतना बड़ा, और अगर कोई भागने की कोशिश भी करता है तो वो भूखा प्यासा इसी रेगिस्तान में मर जाता है या उसे कोई दूसरा एजेंट लेकर चला जाता है। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ के गुलाम लोग इसलिए भी नहीं भाग सकते क्योंकि इनका पासपोर्ट और बाकी के डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है, वो एजेंट के पास है। Sponsorship system known as kafalas has been described as modern day slavery. It ties workers to their employers. They can't change jobs or leave the country without their boss's permission. The moment you land, your passport is taken away. You have no means of communicating. This is a growing problem. और यहाँ की गवर्नमेंट और पुलिस इतनी कमजोर है कि वो इस बात को मानती नहीं है कि उनके देश में लोगों को गुलाम बना कर रखा जाता है। उनको पता तो सब है लेकिन फिर भी वो जानबूझकर ऐसा ड्रामा करते हैं। अब पहले कारण को तो हमने जान लिया कि यहाँ पर लोग अमीर बनने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। ये एजेंट लोग लोगों को गुलाम बनाने के लिए लोगों को किडनैप भी करते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि हमारे भारत से भी लोगों को किडनैप करके गोवा से यहाँ पर भेजा जाता है। बाद में एजेंट उनको खरीद कर अपने इलाके में ले जाता है और बाद में वे एजेंट उनके एबिलिटी के हिसाब से उनको काम देते हैं या आगे बेच देते हैं। कुछ लोग अपने देश की गरीबी के कारण तो कुछ लोग वॉर के कारण अपने देश को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसके बाद वे इन एजेंटों के जाल में फंस जाते हैं। किसी के पास भी सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर इन देशों में टोटल गुलाम लोगों की संख्या कितनी है, लेकिन सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि इनकी संख्या करोड़ों में होगी। ये इतने बड़े लेवल पर क्या जा रहे हैं कि इनकी संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है और इनके इस बिजनेस को कोई रोकने वाला नहीं है। अब आखिरी सवाल ये है कि हम इन लोगों के जाल से कैसे बचें। जवाब सिंपल है, ऐसे लोगों की बातों पर भरोसा ही मत करो जो ऐसे झूठे वादे करते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार भी आकर कहे कि आपको अरेबियन कंट्रीज में जाना होगा जहाँ आपकी मंथली सैलरी लाखों में होगी, तो भी आप इस बात पर यकीन मत करना, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना तो वो आपका रिश्तेदार काम आएगा और ना ही कोई दूसरा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम अपना देश छोड़कर कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, तो इसका जवाब है जा सकते हैं, लेकिन ऐसे देशों में नहीं जहाँ का कानून इन देशों जैसा है। मेरी राय तो ये होगी कि आप जिस देश में भी जा रहे हो उस देश के बारे में थोड़ा जान जरूर लेना कि वो जगह कैसी है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है तो जानकार भी आपको ही होना पड़ेगा। और हाँ, ये ऐसा काम इंडिया में भी हो रहा है, इसकी बात हम किसी अलग वीडियो में करेंगे।